हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन डिफेंस सिस्टम इज गोइंग थ्रू अ हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज गोइंग थ्रू अ साइलेंट रेवोल्यूशन। इंडिया जो ट्रेडिशनली वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के अंदर एक डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। इस मोनुमेंटल शिफ्ट में सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनीज, खासकर जो आज के दिन में एसएमई और एमएसएमई कंपनीज हैं। ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड बहुत लंबा चलने वाला है, स्पेशली कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड टुडे। चारों तरफ लड़ाइयां चल रही हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगले मे बी 10 साल में या 20 साल में शेयर मार्केट बहुत सारे डिफेंस मल्टीबैगर्स देगा। आज हम एक ऐसी ही स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस कंपनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस साइलेंट रेवोल्यूशन दैट इज हैपनिंग। कंपनी का नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव्स प्रोडक्ट लिमिटेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो मेरी बात सुन के या किसी और की बात सुन के प्लीज किसी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रा माइक्रोवेव का बिजनेस समझते हैं क्या है। एस्ट्रा का जो मेजोरिटी ऑफ बिजनेस है, लगभग 85% से 90% बिजनेस है, वो डिफेंस सेक्टर से आता है। डिफेंस सेक्टर में भी ये सबसे ज्यादा रडार्स बनाते हैं। अब रडार्स का यूज कहां पर होता है? सबसे बड़ा तो रडार का यूज होता है एरोप्लेन्स में, जो हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उनके अंदर। उसके बाद जो ग्राउंड के ऊपर हमारी इंस्टॉलेशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी रडार्स का यूज होता है, जो ग्राउंड बेस्ड रडार्स होते हैं। उसके बाद नेवल शिप्स के अंदर भी रडार्स का यूज होता है। इसके अलावा आज के दिन में मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर भी रडार का यूज होता है, क्योंकि आज के दिन में मिसाइल सिर्फ ऐसी मिसाइल्स नहीं है कि हमने मिसाइल छोड़ दी उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने टारगेट को हिट कर देगी। नहीं, आजकल जो मिसाइल्स बन रही है ना, वो हवा के अंदर मैन्यूवर हो सकती है। हवा के अंदर उनका रूट हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो मूव हो रहा है। तो इस तरीके की मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर भी रडार्स का यूज होता है। इसके अलावा रडार्स का यूज जैमर्स के अंदर होता है, यानी हम एक ऐसा रडार बनाते हैं जो दुश्मन के रडार को देखता है और उसको जैम करने की कोशिश करता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पार्ट है। इसके अलावा रडार्स की जरूरत हमें यूएवीज में भी होती है, यानी ड्रोन्स के अंदर भी होती है, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, या फिर आज के दिन हम रशिया और यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं कि वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट ड्रिवन वॉरफेयर टू अनमैन्ड ड्रोन वॉरफेयर। उसके अंदर रडार का यूज बहुत ज्यादा है। यानी आज के दिन में एस्ट्रा माइक्रोवेव वहां पर काम कर रहा है जिस टेक्नोलॉजी का यूज लगातार एक्सपेंड हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। एस्ट्रा अपने रडार्स को डेवलप करता है, डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद उसकी सिमुलेशन और टेस्टिंग करता है। और सिमुलेशन और टेस्टिंग जो काम है ना, वो बहुत लंबा काम है। पूरा प्रोडक्ट डिलीवर होने में लगभग 1 से 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। 10 से 15% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अब अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस समझना है ना, तो उसके लिए आपको डिफेंस ऑफसेट प्रोविजन समझना होगा। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ना इन हाउस बने, इंडिया के अंदर बने। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरीके की डिफेंस पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अपनाई है, जिसके हिसाब से सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिलती है ना, वो इंडियन मैन्युफैक्चरर को मिलती है। यानी कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया में ही प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट के किसी पार्ट को इंडिया के अंदर ही डिजाइन कर रही है और इंडिया के अंदर ही डेवलप कर रही है। जब उन्हें कोई फॉरेन वेंडर लेना पड़ता है ना किसी भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि आपको जो उन सब पार्ट्स की प्रोक्योरमेंट करनी है ना, वो इंडियन वेंडर से करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक रडार है, सपोज कीजिए, वो कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चर नहीं करता, लेकिन इंडियन प्लेन में वो लगाना है, ठीक है। और उस रडार की कीमत सपोज कीजिए 3,000 करोड़ रुपए है, तो वो हमको ठेका देना पड़ेगा एक फॉरेन कंपनी को, ठीक है। अब उस फॉरेन कंपनी के ऊपर प्रेशर है कि आपको अपनी 30% ऑफ द प्रोक्योरमेंट, यानी 3,000 करोड़ में से 30%, वो हो गया लगभग 900 करोड़ रुपीस, 900 करोड़ की प्रोक्योरमेंट आपको इंडियन वेंडर से करनी पड़ेगी। जिसकी वजह से जो फॉरेन वेंडर्स है ना, उनको भी इंडिया के अंदर से प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है। इस वजह से एस्ट्रा के लगभग 10% से 15% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट की वजह से आते हैं। वो एक्सपोर्ट मोस्टली इंडियन
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही है, लेकिन उन वेंडर्स के लिए जो वेंडर्स इंडिया से बाहर बैठे हैं। शायद आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ, यहां पर एक दिक्कत है, यहां पर मार्जिन्स रिलेटिवली कम है। डोमेस्टिक बिजनेस में लगभग 40 से 45% के आसपास ग्रोस मार्जिन्स है, लेकिन जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वहां पर 15-20% के आसपास ही ग्रोस मार्जिन्स रह जाते हैं। ये समस्या है एक्सपोर्ट के अंदर। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया बात जो मुझे एस्ट्रा माइक्रोवेव की लगती है ना, वो ये लगती है कि एस्ट्रा माइक्रोवेव इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर बहुत सिक्लिकल सेक्टर है। अगर सरकार खर्चा कर रही है, सरकार को नए डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, तो ये कंपनीज बहुत अच्छा करती रहती हैं। लेकिन जब सरकार खर्चा कम कर देगी तो क्या होगा? तो एस्ट्रा माइक्रोवेव ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। हाँ, आज के दिन में सबसे बड़ा जो इनका रेवेन्यू सोर्स है ना, वो डिफेंस है। 85% के आसपास जो रेवेन्यू है वो डिफेंस से आते हैं, लेकिन 5% के आसपास जो इनके रेवेन्यूज हैं वो स्पेस सेक्टर से आते हैं। अब स्पेस सेक्टर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि अब स्पेस इंडस्ट्री ना सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह गई है गवर्नमेंट प्लेयर्स के पास। अब स्पेस इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट सेक्टर के पास जा रही है, खासकर इलोन मस्क की स्पेस एक्स के सक्सेस के बाद। तो इसीलिए थ्रू आउट द वर्ल्ड जो छोटी छोटी स्पेस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज है ना, वो स्प्राउट हो रही है, वो मार्केट में आ रही है। 5% के आसपास रेवेन्यू एस्ट्रा माइक्रोवेव का आज के दिन में स्पेस सेक्टर से आता है। मैनेजमेंट होपफुल है कि यहां पर रेवेन्यूज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। इसके अलावा 2% से 3% जो इनका रेवेन्यू है वो मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट से आता है। यहाँ पर आईएमडी और सेंट्रल वाटर कमीशन इनके सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं। इनको भी रडार्स की जरूरत होती है, इनको भी इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, जिससे ये ट्रैक कर सकते हैं कि क्लाउड की मूवमेंट कैसी है, या विंड की डायरेक्शन किस तरीके से चल रही है, या रिवर के अंदर वाटर का फ्लो कैसा है। इस तरीके की इक्विपमेंट भी एस्ट्रा माइक्रोवेव इन कंपनीज को देती है। अब समझते हैं कि एस्ट्रा माइक्रोवेव पूरे डिफेंस इकोसिस्टम में सेट कहां पर होती है, फिट कहां पर होती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स आती हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस से। आर्मी ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने सबसे पहले ये बताना है कि हमको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एयरफोर्स ने कहा कि हमें एक नया प्लेन बनाना है, इस स्पेसिफिकेशन का हमको एक प्लेन चाहिए। ठीक है, अब फाइटर जेट एक बहुत बड़ी यूनिट है, उसके अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट है। अब इतना बड़ा जेट अकेला एचएएल नहीं बना सकता, उसको डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी कंपनी चाहिए, तो वो अपने काम को सबलेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंजन बनाने के लिए वो रोल्स रॉयस को पकड़ देगा, या फिर जीई को पकड़ देगा कि आप हमारे लिए इंजन बनाइए, जैसा तेजस में किया था उन्होंने। उसी तरीके से एयरक्राफ्ट की बॉडी का काम वो एलएनटी को दे सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का काम वो बीईएल को दे सकता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक पीएसयू है। ठीक है, तो एचएएल ने अपने सभी काम को छोटे छोटे सिस्टम्स में डिवाइड करके और डिफरेंट वेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये डिफरेंट वेंडर्स क्या करते हैं, ये वेंडर्स उस काम को फर्दर सबलेट कर देते हैं बाई सेपरेटिंग देम इनटू स्मॉल सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास एचएएल की तरफ से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाने का ठेका मिल गया। ठीक है, अब सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में ड्रोन वॉरफेयर भी आता है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी आते हैं, रडार सिस्टम्स भी आते हैं। इन सभी सिस्टम्स को वो आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग वेंडर्स को सबलेट कर देगा। जिन वेंडर्स को ये सबलेट करते हैं उन वेंडर्स को बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेटर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वैल्यू चेन का, जो सबसे ज्यादा मार्जिन्स कमाते हैं। सिस्टम इंटीग्रेटर्स में डिफेंस कंपनीज आ जाती हैं, जिसमें स्मॉल एंड मीडियम सेल कंपनीज भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, डेटा पैटर्न्स है। ठीक है, अब डेटा पैटर्न क्या करेगी? सपोज कीजिए डेटा पैटर्न ने रडार बनाने का ठेका ले लिया। अब डेटा पैटर्न क्या करेगी? डेटा पैटर्न भी वो पूरा रडार खुद नहीं बनाएगी, वो डिफरेंट सब सिस्टम वेंडर्स को पकड़ेगी और उनसे छोटे छोटे छोटी 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 चीजें बनवाएगी। सबसे बड़ा जो मुनाफा कमाती है वो सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स कमाते हैं। आज के दिन में मेजॉरिटी ऑफ एस्ट्रा माइक्रोवेव का जो धंधा है ना, वो सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग से नहीं आता, वो आता है सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग से। लगभग 80% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर वो रडार्स के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। एचएएल को रडार बनाना है, अब पूरा रडार में भी बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, रडार के अंदर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग के एंटीनास होते हैं, प्रोसेसर यूनिट्स होती हैं, रिसीवर्स होते हैं। एंटीनास का क्या काम होता है? सारी जो सिग्नल्स आ रही हैं उनको कलेक्ट करना। प्रोसेसर का क्या काम होता है? वो जो सिग्नल आ रहे हैं उसके, सपोज कीजिए उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, पहले तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसके बाद प्रोसेस करके ये देखना कि एक्चुअली में ये सिग्नल पकड़ा, ये किस चीज का सिग्नल है, ये हमारे सामने कोई ड्रोन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, या फिर कोई फाइटर जेट आ रहा है। उसको प्रोसेसिंग करने की यूनिट चाहिए, उसके लिए एक अलग कंपनी है। समझ गए?
तो रडार को बनाने के लिए भी बहुत सारी डिफरेंट छोटी छोटी कंपनीज की जरूरत पड़ती है, जिनको सब सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं। आज के दिन में 80% ऑफ द रेवेन्यू फॉर एस्ट्रा कम्स फ्रॉम सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर मार्जिन्स रिलेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू सिस्टम मैन्युफैक्चरर, क्योंकि सिस्टम मैन्युफैक्चरर को वो सब सिस्टम्स को इकट्ठा करने के बाद टेस्टिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, सिमुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और ये देखना पड़ता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो सब सेट्स हैं वो पूरे सेट के साथ मिलकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, समझे। और एस्ट्रा माइक्रोवेव इज स्लोली मूविंग अप द वैल्यू चेन, दे आर मूविंग फ्रॉम सब सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स टू कंप्लीट सिस्टम मैन्युफैक्चरर, ताकि बेल को अगर रडार की जरूरत है तो वो टोटल कंप्लीट रडार मैन्युफैक्चर करके पकड़ा सके, ताकि उनके मार्जिन जो आज के दिन में 25% के आसपास नजर आ रहे हैं वो बढ़ के शायद 35% या 40% तक पहुंच सके। ये पार्ट समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े जो डिफेंस इक्विपमेंट है ना, उनको उनकी वर्किंग ना आप ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें लंग्स का काम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है जिसमें किडनी का काम होता है, नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हम अपने ब्रेन का काम करते हैं, या हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो इन सब सिस्टम से मिलकर एक पूरी कंप्लीट बॉडी बनती है। डिफरेंट सिस्टम का नया डॉक्टर होता है ना, ईएनटी का अलग से डॉक्टर होता है, हार्ट का अलग से डॉक्टर होता है, लंग्स का डॉक्टर अलग होता है ना। उसी तरीके से अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहिए डिफरेंट सिस्टम्स को बनाने के लिए। एक कंपनी सारे काम नहीं कर सकती। और जैसे जैसे आप वैल्यू चेन में ऊपर होते हैं, आप खासकर सिस्टम मैन्युफैक्चरर हैं, वहां पर आपको सबसे ज्यादा मार्जिन मिलते हैं, क्योंकि आपको यह चेक करना होता है कि डिफरेंट सब सिस्टम्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की वर्किंग से उनमें कोई समस्या तो नहीं आ रही। इसके लिए आपको टेस्टिंग चाहिए, रिसर्च चाहिए, वहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन है। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स सबसे छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू चेन, वो सबसे कम पैसा कमाते हैं। जैसे कृष्णा डिफेंस की मैंने वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले। कृष्णा डिफेंस क्या करता है? बल्ब बार बनाता है। बल्ब बार का क्या काम है? एक छोटी सी बार तो है, हाँ ठीक है, स्पेसिफिकेशंस है, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए उसके लिए। लेकिन सिस्टम इंटीग्रेटर बनने के लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। अब कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं। देखिए, आप जब भी डिफेंस सेक्टर को पहली बार पढ़ते हैं ना, तो यूजुअली ये सेक्टर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से हम वाकिफ नहीं होते हैं। तो इस सेक्शन में मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में इनका मेन प्रोडक्ट लाइन क्या है। ठीक है, अगर इनकी मेन प्रोडक्ट लाइन आपको समझनी है ना, तो उसके लिए आपको इनका AESA रडार सिस्टम समझना होगा। देखिए, ट्रेडिशनली जो रडार सिस्टम यूज किए जाते हैं ना, वो मैकेनिकली स्कैन्ड अरेज यूज किए जाते हैं, यानी इस तरीके के रडार्स जो मैकेनिकली अपने जो टारगेट्स है ना उनको स्कैन करते हैं। अब इन मैकेनिकल स्कैनर्स में क्या होता है कि इनकी एफिशिएंसी रिलेटिवली कम होती है, इनकी रेंज भी कम होती है। बहुत सारे डिफरेंट अगर प्रोजेक्टाइल इनकी तरफ आ रहे हैं तो ये उन सबको स्कैन नहीं कर पाते, ये मुश्किल से 30-40 ऑब्जेक्ट्स को ही स्कैन कर पाते हैं। तो इसीलिए नाउ होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार्स। अब इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड जो रडार्स है ना, उनकी जो रेंज है ना वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पर इस केस में बात करने वाले हैं उत्तम AESA रडार्स की। AESA का मतलब होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरेज। ठीक है, तो आप सिर्फ उत्तम याद रखिएगा। ठीक है, उत्तम इज अ इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार सिस्टम। ठीक है, अब जितनी भी एडवांस मिलिट्रीज है ना, वो आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार्स यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाइना की PL-15 मिसाइल की बहुत ज्यादा बात हो रही थी। PL-15 मिसाइल कुछ पंजाब में पड़ी हुई मिली थी हमें, और उसकी जो डाइसेक्शन है वो इंडिया ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, जापान भी कर रहा है आज के दिन में। वहां पर हमने पाया कि वहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है ना, वो सेम टेक्नोलॉजी यूज हुई है, AESA रडार वाली, इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार वाली टेक्नोलॉजी। अब वही टेक्नोलॉजी आज के दिन में बेल सप्लाई कर रहा है इंडियन फाइटर जेट्स के लिए, चाहे वो सुखोई हो, चाहे वो तेजस हो, या फिर इंडियन जो एयरबोर्न डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी। ठीक है, इस रडार सिस्टम के अंदर आपकी रेंज बढ़ जाती है। आप 100 किलोमीटर तक जो आपके ऊपर दुश्मन आ रहा है, UAVs आ रहे हैं, मिसाइल आ रही हैं, फाइटर जेट्स आ रही हैं, उनको आप स्कैन कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई टारगेट आपके बहुत नजदीक पहुंच गया, तो उसके बाद 4 टारगेट्स को आप एंगेज भी कर सकते हो, यानी 4 टारगेट्स के ऊपर आप डिफरेंट मिसाइल छोड़ सकते हो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड जो रडार्स है ना, दोज आर मच सुपीरियर रडार्स देन मैकेनिकली स्कैन्ड रडार्स। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी अपने जो ओल्ड मैकेनिकली स्कैन्ड रडार्स है ना, उनको आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रही है। सबसे बड़ा ऑर्डर जो इनके पास आने वाला है वो आने वाला है तेजस एरोप्लेन्स का। तेजस इज अ इंडिजीनियस मेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो इंडिया ने अपने घर के अंदर 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रखा है।
ठीक है। उसके बाद जो सुखोई एयरक्राफ्ट है, सू 30 MK1 जो एयरक्राफ्ट हैं, 84 एयरक्राफ्ट हैं, उनके अंदर रिप्लेसमेंट का ऑर्डर 2027 तक आ जाएगा। अब ये AESA रडार तो पूरा एक सिस्टम हो गया। इसके अंदर सब सिस्टम कौन सा है? ट्रिपल ए यूनिट, जो एस्ट्रा माइक्रोटेक मैन्युफैक्चर करती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनरेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रडार रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए कि आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार्स यूज होते हैं, जो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत एडवांस सिस्टम है, जिसका एक सब सिस्टम आज के दिन में एस्ट्रा माइक्रोटेक मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, ये तेजस एरोप्लेन्स में यूज होने वाले हैं, सुखोई एरोप्लेन्स में यूज होने वाले हैं। सुखोई में जो इनका वर्जन यूज होने वाला है उसका नाम है वीरूपक्षा। अब इसी टेक्नोलॉजी का यूज होता है एयर डिफेंस सिस्टम्स में। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होते हैं? एयर डिफेंस सिस्टम्स का मतलब है कि जैसे पाकिस्तान ने UAV छोड़े, ड्रोन छोड़े या मिसाइल छोड़े, अब वो मिसाइल्स हमको हिट नहीं करनी चाहिए, हमारी जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसको हिट नहीं करनी चाहिए। तो अपने एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो पाकिस्तान की मिसाइल्स को रास्ते में इंटरसेप्ट कर सकें। उन इंटरसेप्ट करने वाले इक्विपमेंट्स को बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अंदर आज के दिन में इंडिया बहुत खतरनाक तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो सबसे खतरनाक और सबसे महंगा टीयर है वो S-400 है। S-400 आपने आई एम श्योर पक्का न्यूज में सुना होगा, जो इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट किया है। अब S-400 की रेंज बहुत लंबी है। इसका काम है बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना या फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट करना। ये तो एक बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम हो गया। इसके बाद इसके लोअर टीयर्स आते हैं, जिसमें आपके पास आकाश सैम है, यानी आकाश शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम। यानी सपोज कीजिए एक आर्मी की यूनिट है जो स्टैटिक यूनिट है या फिर एयरफील्ड है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो एक छोटा सिस्टम चाहिए। हर जगह तो S-400 हम पहुंचा नहीं सकते, है ना? तो हमको एक छोटा सिस्टम चाहिए जिसकी रेंज शायद सिर्फ 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर के आसपास है। समझ गए? उसके बाद QR-SAMs चाहिए हमको, क्विक रिस्पॉन्स शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम। अब ये सिस्टम्स होते हैं, आप सपोज दीजिए एक आर्मी की यूनिट मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हमें एक ट्रक के ऊपर माउंटेड ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारी उस आर्मी यूनिट को बचा सके। उसके लिए हमें QR-SAMs चाहिए। अब ये QR-SAMs बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रा माइक्रोटेक के लिए और इंडियन डिफेंस के लिए भी, क्योंकि यहां से इनको उम्मीद है कि बेल के पास लगभग 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अगले 2 साल के अंदर। इनफैक्ट मैनेजमेंट तो होपफुल है, FY26 के एंड होते होते ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे इनके पास। और यहां पर बहुत सारे वेंडर्स नहीं है बेल के पास जो उनके पास ये AAAU यूनिट्स भेज सकते हैं। इनके पास सिर्फ 2 या 3 वेंडर्स हैं इंडिया के अंदर जो ये रडार की सब यूनिट्स भेज सकते हैं। इसीलिए एक डिपेंडेंस भी है इनके ऊपर। एस्ट्रा माइक्रोवेव के ऊपर जो रेवेन्यू आना है ना, उसकी एक क्लैरिटी नजर आ रही है हमको फ्यूचर के अंदर कि हाँ, अगले 2-3 साल के अंदर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आएंगे। तेजस का प्रोजेक्ट आएगा, सुखोई का प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद QR-SAM के प्रोजेक्ट आएंगे 30,000 करोड़ के। इन सब का जो टैम है वो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास है। ये बेल के पास प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, और 10 से 15% ऑफ दिस 50,000 2 वेंडर्स के पास आएंगे। एक तो है हमारा एस्ट्रा माइक्रोटेक और दूसरी एक और कंपनी है। ठीक है, तो एक रेवेन्यू की और ऑर्डर बुक की हमें श्योरिटी नजर आ रही है जिस तरीके से कंट्री आज के दिन में डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहा है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि एस्ट्रा माइक्रोटेक काम कहां पर करता है। अगर आपको इतनी बड़ी वैल्यू चेन में ये समझ में आ जाए ना कि कंपनी काम कहां पर कर रही है, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल डाइसेक्ट करना बहुत आसान होता है। हमको ये समझ में आने लग जाता है कि कंपनी के मार्जिन्स कैसे बढ़ेंगे, हमको ये समझ में आने लग जाता है कि कंपनी के अगले ऑर्डर्स कहां से आएंगे। अगर हमको एस्ट्रा माइक्रोटेक के ऑर्डर्स समझने हैं तो हमको बेल के ऑर्डर देखने हैं कि बेल किस तरीके से नए नए ऑर्डर लेके आ रहा है ना? तो ये चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं अगर आपको वैल्यू चेन अच्छी तरह समझ में आ जाती है। मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, पर हो सकता है कि ये अभी भी आपको कंफ्यूजिंग लगे। इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, नहीं समझ में आए तो फिर से देखना, और फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो एक बार एस्ट्रा माइक्रोटेक की PPT पढ़िए या उनकी कॉन कॉल पढ़िए, उसके बाद आपको कहीं ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। अब ग्रोथ फिगर्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा इस तरीके की कंपनी में ग्रोथ फिगर होता है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक की जैसे मैंने बात की कि हमें बेल की ऑर्डर बुक ऐसा लगता है कि 50,000 करोड़ तक की आने की उम्मीद है। वहां से मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि 20% के आसपास तो इनकी ऑर्डर बुक ग्रो होगी ही होगी। आज के दिन में जो इनकी स्टैंड अलोन ऑर्डर बुक है वो लगभग 2,000 करोड़ के आसपास है। जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है वो 2,300 करोड़ के आसपास है ना? और वो ऑर्डर बुक हमें 20% से ग्रो होती हुई नजर आ रही है। खासकर जो इनके बड़े प्रोजेक्ट हैं QR-SAM का, उसके बाद तेजस का जो प्रोजेक्ट है, सुखोई का प्रोजेक्ट है, वीरूपक्षा का प्रोजेक्ट है, आकाश तीर का प्रोजेक्ट है,
इन सब प्रोजेक्ट से हमें ऐसा लगता है कि अगले 3-4 साल इस कंपनी के लिए बहुत रैपिड ग्रोथ के ईयर्स होने वाले हैं। इनफैक्ट ईयर 2027 और 2028 मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर्स आ जाएंगे उनको इंप्लीमेंट करने में 1-1.5 साल लग जाएगा, है ना। तो वहां पर रेवेन्यू रियलाइज होने के चांसेस हैं, वहां पर हमें कंपनी का पैट इंप्रूव होते हुए नजर आएगा। आज ऑर्डर मिलेंगे, बिल्कुल ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में 1.5 से 2 साल लग जाएगा, है ना। तो उनका रेवेन्यू जब आएगा जब कंपनी डिलीवर करेगी, और जब डिलीवर करेगी जब पैसा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 2027 और 2028 इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से कंपनी शायद 25% की CAGR की भी ग्रोथ अचीव कर सकती है। लेकिन अगर हमको थोड़ा कंजर्वेटिव होना है तो हम 20% ले सकते हैं, 21% ले सकते हैं, 22% भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन कंपनी 30% भी अचीव कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है 2028 में। हो सकता है 2026 में उतनी ज्यादा ग्रोथ ना आए, क्योंकि आज नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये नए प्रोजेक्ट्स डिलीवर करेंगे 1-1.5 साल के बाद। उसके बाद कंपनी के पास डिफेंस सेक्टर के अलावा स्पेस सेक्टर से भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, स्मॉल सैटेलाइट से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और उसके अलावा जो वेदर मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं वहां से भी इनके पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब दूसरा बड़ा ट्रिगर देखिए, ऑर्डर तो ग्रो होगी, सेल्स ग्रो होगी, लेकिन मार्जिन्स का क्या। मार्जिन्स मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के आहिस्ता 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 ग्रो होने वाले हैं। ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया, कंपनी इज मूविंग फ्रॉम सब सिस्टम मैन्युफैक्चरर टू सिस्टम मैन्युफैक्चरर। कंपनी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही है कि वो रडार्स के कंपोनेंट ना दे, पूरा रडार मैन्युफैक्चर करके बेल को पकड़ाए, और उसमें प्रोग्रेस होती भी नजर आ रही है। आज के दिन में 20% ऑफ देयर रेवेन्यूज सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं, और 80% कम जो मार्जिन वाले सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं। जो सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर ग्रोस मार्जिन आपको लगभग 25% के आसपास या 30% के आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन जो सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर आपको ग्रोस मार्जिन दिखाई देते हैं 35% से 40% के बीच में, ठीक है। इनको रिसेंटली लीड सिस्टम इंटीग्रेटर का जो पार्ट है वो कंफर्म हो गया है सुखोई की जो अपग्रेडेशन में है वहां पर। तो वहां पर ये लीड सिस्टम इंटीग्रेटर का काम करेंगे, यानी मार्जिन्स वहां पर ज्यादा आएंगे। तो ये ज्यादा मार्जिन्स कब आएंगे, 2027 में, 2028 में, क्योंकि सुखोई का प्रोजेक्ट 2027 में इनके पास आएगा या 2026 के एंड तक आएगा, ठीक है। उसी तरीके से कंपनी कोशिश कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ा जाए, और डिफरेंट कंपनीज ने दिखाया भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा पैटर्न्स के अगर मार्जिन्स देखेंगे ना, तो वो 35% से 44% के आसपास रहते हैं कंसिस्टेंटली, क्योंकि वो सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स हैं, लीड सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, इसीलिए उनके मार्जिन्स ज्यादा हैं। जैसे जैसे ये कंपनी भी वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ेगी, इनके मार्जिन्स एक्सपेंड होने चाहिए। 2028 तक एटलीस्ट 30% मार्जिन्स की तो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, क्योंकि जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है वो ये दे रही है कि 3 years डाउन द लाइन 50% ऑफ देयर रेवेन्यूज विल कम फ्रॉम सिस्टम एंड 50% विल कम फ्रॉम सब सिस्टम। उसके अलावा कंपनी के जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे ना, खासकर जैसे वेदर के प्रोजेक्ट थे, वो प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स नहीं थे। अब कंपनी आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है वेदर एज अ सर्विसेज में। वेदर एज अ सर्विसेज का क्या मतलब है कि कंपनी अपनी जो सर्विसेज है ना, रडार सर्विसेज है, वो पे बेसिस पर देगी कि हमने जो आपको सर्विस दी है उसके हिसाब से हमें पैसा दीजिए। इस तरीके की सर्विसेज में मार्जिन थोड़े ज्यादा होते हैं, है ना। हालांकि उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में वेदर से सिर्फ 2 या 3% रेवेन्यूज आते हैं। नेवरदलेस कंपनी आहिस्ता आहिस्ता जो अपने छोटे मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको शैलो करती जा रही है, और जो हायर मार्जिन के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ मूव कर रही है। ये ट्रेंड हमें साफ साफ नजर आ रहा है पिछले 5 साल में, और शायद फ्यूचर में भी ये कंटिन्यूड रहेगा। तीसरा और बहुत बहुत बड़ा ट्रिगर जो आज के दिन में इस कंपनी के अंदर है वो है वारंट्स। कंपनी के जो प्रोमोटर्स है ना, उनका स्टेक आज के दिन में कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6% से 7% के आसपास उनका स्टेक है। लेकिन रिसेंटली कंपनी ने 850 के शेयर प्राइस के ऊपर जो इनके प्रोमोटर्स हैं उन्होंने वारंट्स जारी किए हैं, यानी जो प्रोमोटर्स हैं वो अपना स्टेक कंपनी के अंदर बढ़ा रहे हैं। प्रोमोटर्स कंपनी के अंदर अपना स्टेक कब बढ़ाते हैं, जब उनको प्रॉफिट नजर आता है। बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के दिन में कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं ना, वो लगभग 174 करोड़ के वारंट उन्होंने इशू किए हैं एट द रेट 850 रुपीज के आसपास। कंपनी का शेयर आज के दिन में लगभग 970 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं गया है शेयर प्राइस। इसी शेयर प्राइस के आसपास कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के अंदर 200 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रमोटर्स कंपनी को लेके बहुत ज्यादा होपफुल है, और इस तरीके की जब प्रमोटर्स वारंट रेज करते हैं ना, मैं तो कंपनी में बहुत इंटरेस्टेड हो जाता हूं। उसके अलावा जो मैनेजमेंट की हिस्ट्री है ना, वो भी बहुत कंजर्वेटिव हिस्ट्री रही है, और दे हैव ऑलवेज वॉक द टॉक। एटलीस्ट मैंने पिछले 3-4 साल की जो इनकी कॉन कॉल्स पढ़ी है उसके हिसाब से,
तो उसको देखते भी हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रोफेशनली रन कंपनी है जहां पर प्रोमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और इस पूरे सेक्टर के अंदर टेलविंड्स हमें नजर आ रही हैं, विच इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं रिस्क और चैलेंजेस की। सबसे बड़ा रिस्क जो डिफेंस सेक्टर की सभी कंपनीज में होता है ना, वो वर्किंग कैपिटल साइकिल का है, क्योंकि कंपनी काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट का पैसा आहिस्ता आता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। देखिए, प्रोडक्ट साइकिल बहुत लंबी है। कंपनी प्रोजेक्ट लेती है बेल से, बेल लेती है एचएएल से, एचएएल लेती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, यानी पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से स्पेसिफिकेशंस आती हैं, अप्रूव होती हैं, बेल के पास जाती हैं, बेल से अप्रूव होती हैं, बेल अपने सिस्टम इंटीग्रेटर्स के पास भेजता है, सब सिस्टम वालों के पास भेजता है, अप्रूव होती हैं, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद टेस्टिंग होती है, सिमुलेशन होती है, वो टेस्टिंग बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है, टेस्टिंग के बाद बेल के पास जाता है, बेल फिर से उसको अप्रूव करती है, ऊपर जाता है, फिर वहां पर टेस्टिंग होती है कि पूरा प्लेटफॉर्म, ये रडार लगाने के बाद समस्या तो नहीं आ गई, पूरे हवाई जहाज में समस्या होगी, आ गई हो तो उसकी टेस्टिंग कौन करता है? एचएएल करता है। उसके बाद जब सब थम्स अप हो जाता है, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट टाइप है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जाता है, अगेन प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जल्दी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका पैसा आता है। इस सब साइकिल में 2 साल लग जाते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल की तो ऐसी तैसी हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या है कंपनी के अंदर। कंपनी को अगर ग्रो करना है, बड़े ऑर्डर्स लेने हैं, तो अपनी वर्किंग साइकिल को इंप्रूव करना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा रेज करना पड़ेगा। प्रोमोटर्स ने जो 200 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो किसी ने लगाए हैं? वो वर्किंग कैपिटल में ही जाएंगे वो सारा पैसा। तो अगर हम इस तरीके की कंपनी में खेलते हैं ना, तो हम ग्रोथ के ऊपर खेल रहे हैं, सेक्टोरल टेलविंड्स के ऊपर खेल रहे हैं, हम मार्जिन्स एक्सपेंशन के ऊपर खेल रहे हैं, हम कैपिटल एफिशिएंसी के ऊपर तो बिल्कुल नहीं खेल रहे। इसीलिए कंपनी का आरओसीई और आरओई उतना ज्यादा हाई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल में फंस गई। लेकिन मैनेजमेंट अब कह रही है कि जो वर्किंग कैपिटल डेज 300 डेज के आसपास है ना, उनको बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे हम, क्योंकि उनके नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और उनके जैसे वेदर प्रोजेक्ट थे, वेदर प्रोजेक्ट एक 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसकी पेमेंट अगले 5 साल में होनी है। वर्किंग कैपिटल डेज की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अब वो वेदर एज अ सर्विसेज इसीलिए लॉन्च कर रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल की दिक्कत नहीं आएगी उस तरीके के रेवेन्यू मॉडल में। तो कंपनी कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा होपफुल मैं नहीं हूं कि वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव होंगे कंपनी के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरी बड़ी समस्या, एक्सपोर्ट ग्रोथ। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एक्सपोर्ट्स में मार्जिन सिर्फ 10-15% के आसपास है, ग्रोस मार्जिन, लेकिन जो डोमेस्टिक जो ये सप्लाई कर रहे हैं ना, वहां पर 40 से 45% के आसपास ग्रोस मार्जिन है। तो एक्सपोर्ट का बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके ओवरऑल मार्जिन पे प्रेशर आएगा। और 2025 में इनके एक्सपोर्ट सिर्फ 10% थे और मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि ये शायद 30% तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट ग्रो होंगे, क्या मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे? बहुत 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 बड़ा समस्या है। सही बताऊं तो सबसे बड़ी नजर मेरी सभी कॉन कॉल्स में एक्सपोर्ट के ऊपर रहेगी कि एक्सपोर्ट कंपनी का कैसे ग्रो कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक बिजनेस, देखो अगर डोमेस्टिक बिजनेस ज्यादा आता रहा कंपनी के पास, वो ज्यादा रैपिडली ग्रो करता रहा, तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे, 15-20% तक एक्सपोर्ट हुए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस भी बहुत रैपिडली ग्रो करना चाहिए, ताकि जो ग्रोस मार्जिन्स हैं वो ज्यादा एलिवेटेड रहें। क्योंकि इस कंपनी में अगर पैसा बनाना है, तो आज के दिन में कंपनी जो 25-26% के मार्जिन्स कमा रही है ना, उनको इंक्रीज होना ही पड़ेगा 30% पर अगले 3 या 4 साल के अंदर, मे बी 35% अगले 10 साल के अंदर, या 40% भी कंपनी पहुंच सकती है अगर वो लीड सिस्टम इंटीग्रेटर के काम लेती रहे, सिस्टम मैन्युफैक्चरर बन गए, फ्रॉम सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग मूविंग अप द वैल्यू चेन होती रही। तो अब तीसरे रिस्क की बात करते हैं, वैल्यूएशंस। आज के दिन में कंपनी लगभग 60x के मल्टीपल पे पीई पर हमें मिल रही है, जो बहुत सस्ता नजर नहीं आ रहा अगर हम हिस्टोरिकली डिफेंस सेक्टर को देखते हैं तो। क्योंकि डिफेंस सेक्टर ना एक सिक्लिकल सेक्टर रहा है। जब सरकार डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है, तो ये कंपनीज बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हैं। जब सरकार अपना खर्चा कम कर देती है डिफेंस के ऊपर, तो ये कंपनीज अपनी कम वैल्यूएशन पर ट्रेड करने लग जाती हैं। दीज कंपनीज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। बजट में एलोकेशन कैसी हो रही है, इस बात के ऊपर डिपेंड करती है। आज के दिन में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड लग रही है, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि शायद डिफेंस का बजट इंडिया का कम ना हो। खासकर चाइना प्लस पाकिस्तान, 2 फ्रंट वॉर की हम बात कर रहे हैं आज के दिन में, है ना। अगर वो सिचुएशन हमें नजर आती रही और उसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड खराब होती दिखाई दी, जैसे अमेरिका अब हमारे ऊपर प्यूनिटिव प्रेशर डाल रहा है, ट्रेड बैरियर्स डाल रहा है,
उसकी वजह से हम उनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। तो इंडिया को इंडिजिनाइजेशन करनी पड़ेगी, इंडिया को अपनी डिफेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अपना खुद का फाइटर जेट बनाना पड़ेगा। जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं, कावेरी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले 10, 15, 20, 25 साल से स्टॉल्ड हैं, उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं, खासकर एस्ट्रा जैसी कंपनीज, उनके पास बहुत ज्यादा धंधा आएगा, क्योंकि नए एयरक्राफ्ट्स में, नए ड्रोन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मूविंग पार्ट्स हैं, उनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। अब मैकेनिकल प्रोडक्ट्स हम नहीं बनाते, नहीं यूज करते। अगर हम 6th जनरेशन जेट की बात कर रहे हैं तो, या कटिंग एज ड्रोन्स की बात कर रहे हैं तो, या एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो, है ना, तो वहां पर हमको इलेक्ट्रॉनिकली स्मार्ट डिवाइस ही चाहिए, एआई पावर्ड डिवाइस ही चाहिए। वहां पर मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रा जैसी कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। लेकिन आज के दिन में अगर हम हिस्टोरिकली वैल्यूएशन देखते हैं तो वो हमें 60 की पीई ज्यादा नजर आती है। ग्रोथ देख लेते हैं, जो इनकी सेल्स ग्रोथ है वो मुझे उम्मीद है 20 से 25% के आसपास आ जाएगी। थोड़ी बहुत इनका ईबिटा मार्जिन एक्सपेंशन हो जाएगा। ईबिटा मार्जिन एक्सपेंशन और सेल्स एक्सपेंशन, दोनों की एक्सपेंशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो जो पैट की ग्रोथ है वो मुझे ऐसा लगता है 30% के आसपास आ सकती है, 30x के आसपास आ सकती है। ठीक है, 30% की ग्रोथ और 60 का पीई, यानी जो पैग रेशियो है वो 2x के आसपास होगी। 2x के आसपास पैग रेशियो सस्ती तो नहीं है, बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। तो कंपनी पैसा जब बनाएगी जब डिफेंस सेक्टर आई कैंडी बना रहेगा पूरी शेयर मार्केट के लिए, तब तक। अगर डिफेंस सेक्टर का बजट कम होने लग गया और आहिस्ता आहिस्ता जो सारी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं उनकी डी रेटिंग होने लग गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रा जैसी कंपनीज या और भी जो डिफेंस कंपनीज हैं वो पैसा नहीं बनाएंगी। पैसा सिर्फ एक सिचुएशन में बन सकता है कि अगले 5-6 साल तक पूरे कंट्री का डिफेंस बजट लगातार बढ़ता जाए, तब पैसा बनेगा। तो हम जो खेल रहे हैं ना, वो कंट्री के डिफेंस बजट के ऊपर खेल रहे हैं। तो जब भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगे ना फेब के अंदर, तो डिफेंस बजट के ऊपर जरूर नजर बनाइएगा। अगर आप किसी डिफेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर बजट डिक्रीज होने लग गया किसी भी कारण से, जिसके होने के चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी कारण से अगर डिफेंस का बजट कम होने लग गया तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की डी रेटिंग हो सकती है फ्यूचर के अंदर। तो ये इस तरीके की कंपनी नहीं है कि आज पैसा डाल दिया और अगले 20 साल तक देखा ही नहीं। इस तरीके की कंपनी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्लिकल सेक्टर है। लेकिन अगर डिफेंस की टेल विंड्स अगले 10 साल तक रही तो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब वैल्यूएशन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। मैंने वैल्यूएशन शीट बनाई है और बहुत कंजर्वेटिवली मैंने वैल्यूएशन शीट बनाई है। ठीक है, देखिए, मैंने सेल्स ग्रोथ उम्मीद की है कि 20% से ग्रो होगी, 25% से भी ग्रो हो सकती है 2028 तक। ठीक है, उसके बाद मैंने मार्जिन एक्सपेंड करने की उम्मीद की है कि हर साल 1-1% मार्जिन एक्सपेंड हो जाएंगे। अभी 25.5% है। सपोज कर लो कि 2028 में ये मार्जिन इंक्रीज होकर 28% हो जाएंगे, ये 30% भी हो सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव हो गए अगेन। तो उसके बाद हमें अदर इनकम सेम ली है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट तो हमने सेम ली है, और हमने जो पैट देखा है वो हमने उम्मीद की है कि पैट 30% CAGR से ग्रो कर जाएगा। आज के दिन में जो पैट है वो 152 करोड़ के आसपास है। FY28 में पैट हमारा 327 करोड़ के आसपास हो गया। ठीक है, जो पीई हमें फॉरवर्ड पीई नजर आ रही है वो हमें FY28 में इस मॉडल के हिसाब से, इस वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से 28x की नजर आ रही है। अब 28x की फॉरवर्ड पीई खराब नजर नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी आज के दिन में 60x पर ट्रेड कर रही है ना। इस हिसाब से वैल्यूएशन हमें ठीक ठाक नजर आ रही है, बहुत महंगी नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आउट ऑफ फेवर हो गया डिफेंस पूरा सेक्टर, तो कंपनी की ओवरऑल पीई मुझे ऐसा लगता है कि 30x तक भी पहुंच सकती है। उसी हिसाब से मैंने जो इनका बुल केस है, बेस केस है और बेयर केस बनाया है। बुल केस में मैंने 45x की पीई ली है, जो बेस केस है उसमें मैंने 40x की पीई ली है, और जो बेयर केस है उसमें मैंने 35x की पीई ली है। ठीक है, उसके हिसाब से जो CAGR रिटर्न बन रहा है बुल केस में 17%, बेस केस में 12% और बेयर केस में 8% के आसपास। देखिए, 8% के हिसाब से बेयर केस बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब भी मैं FD से बेटर रिटर्न कमाता हूं ना, FD आज के दिन में 6-7% के आसपास देती है। FD से बेटर रिटर्न अगर मैं बेयर केस में कमा रहा हूं तो मैं बुलिश हो जाता हूं ऐसे स्टॉक के अंदर। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट ये कंपनी 7-8% का रिटर्न तो दे ही देगी 3 साल के अंदर। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 महीने के बाद क्या होगा, ट्रंप के टैरिफ हो जाएंगे तो क्या होगा, नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में क्या करने वाली है। ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर कंपनी ने हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम किया तो उसकी जो सेल्स ग्रोथ है ऐसे आएगी, उसकी ईबिटा ग्रोथ ऐसे आएगी, उसकी पैट ग्रोथ इस तरीके से आएगी। और अगर डिफेंस सेक्टर आई कैंडी बना रहा
तो कंपनी को 40x का मल्टीपल तो मिल ही जाना चाहिए, कंसीडरिंग आज के दिन में 60x का मल्टीपल मिल रहा है। कंजर्वेटिव हैं हम, ठीक है। तो उस केस में शायद 7-8% का रिटर्न तो बन ही जाएगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा सलाह देता हूं इन्वेस्टर को कि आप ना एक बास्केट बना के रखिए, 10, 15, 20 कंपनीज को आप स्टडी करके रखिए, और उसके बाद एक टारगेट प्राइस बना के रखिए कि इस कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव जब हो जाएंगी, जब सपोज कीजिए इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ का हो जाएगा। आज के दिन में लगभग 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 8,000 का मार्केट कैप हो जाएगा तो ये कंपनी और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। हो सकता है, बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रेड वॉर चल रही है, पता नहीं मार्केट कब तक कितनी नीचे रहेगी, तो हमें ये वैल्यू बेट्स मिल सकती हैं, हमें ये कंपनियां और सस्ती मिल सकती हैं। कितनी सस्ती मिलेंगी किसी को नहीं पता। बॉटम आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। जिस दिन ये स्टॉक खरीद लिया उस दिन ये उम्मीद मत करने लग जाना कि अब ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। हो सकता है अगले 3 महीने 4 महीने और नीचे जाए, 6 महीने भी नीचे जा सकता है स्टॉक। किसी स्टॉक की गारंटी नहीं है कि हमने आज खरीद लिया उसके बाद अगले दिन क्या करेगा स्टॉक। रिस्क को समझिए, रिस्क को समझिए। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म तक अगर आपको चलना है, तो आपको लॉन्ग टर्म रिस्क को समझना होगा, और रिस्क को समझने का मतलब यही है, अपनी बेट्स को डाइवर्सिफाइड कीजिए। एक स्टॉक के अंदर अपना सारा पैसा मत डालिए, अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाइए जहां पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज हैं। सारी कंपनीज आपने अगर अमेरिका फोकस ले ली तो ये टैरिफ तो सबसे बुरी हालत इनकी करेगा, इन कंपनीज ही करेगा। सारी कंपनीज अगर आपने बैंकिंग वाली ले ली तो अगर रेपो रेट चेंज नहीं हुआ तो बैंकिंग सेक्टर की ऐसी तैसी हो जाएगी, या क्रेडिट साइकिल खराब हो सकती है, सारे बैंकिंग के स्टॉक एक साथ खराब हो जाएंगे। सारे स्टॉक आपने डिफेंस के ले लिए और उसके बाद सरकार ने डिफेंस का बजट नहीं बढ़ाया तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड रखिए, फार्मा में रखिए, डिफेंस में रखिए, बैंक्स में रखिए, एक्सपोर्टर्स में रखिए, मैन्युफैक्चरर्स में रखिए, कंज्यूमर सेक्टर में रखिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ये पढ़ाई करने का टाइम है, सही बताऊं तो मैं, ये मेहनत करने का टाइम है। ये 15, 20, 25, 30 स्टॉक्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बास्केट बनाने का टाइम है। और अगर आपके हिसाब का प्राइस आता है तो खरीदने का टाइम है। ये मार्केट से डर के भागने का टाइम नहीं है, ठीक है। हो सकता है अगले 6 महीने, अगले 1 साल आपका रिटर्न ना बने, लेकिन शेयर मार्केट इस तरीके की जगह है जहां पर मे भी 2027 में, मे भी 2028 में इतना रिटर्न बन जाएगा कि आप ये 2025, 2026 को भूल जाओगे, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।